नमस्कार दोस्तों, सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आज का विषय फेसबुक लाइव का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत गंभीर विषय है। इसलिए अपने मित्रों से, अपने सभी सुधी सुनने वालों से मेरा आग्रह है कि इसे गंभीरता से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आज बात करने जा रहा हूं आत्ममुग्धता की। आत्ममुग्धता जिसे अंग्रेजी में सेल्फ ऑब्सेशन कहते हैं, इसके खतरे क्या है? आत्ममुग्धता हमारे व्यक्तित्व को कितना प्रभावित कर देती है और ये आत्ममुग्धता कितना हमें सच्चाई से दूर ले जा देती है, यह है आज की चर्चा का विषय। और आपसे अनुरोध है पुनः कि बहुत गंभीरता से मेरी बात को लीजिएगा। मैं पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो इस टॉपिक, इस शीर्षक आत्ममुग्धता से जुड़ी हुई बात टॉपिक है। देखिए, ये पहली तस्वीर है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आपको दिखाई दे रहा है। आज मेरे मित्र अमित कुमार नहीं है तो मैं लाइव डायरेक्ट खुद कर रहा हूं। ये हिटलर साहब हैं और ये स्टेडियम है। हिटलर के ज़माने में, हिटलर के जर्मनी में तानाशाह रहते हुए जो बनाया गया था, जिसका शुभ आरंभ स्वयं हिटलर ने, एडोल्फ हिटलर ने किया था और नाम रखा था एडोल्फ हिटलर स्टेडियम। दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर इटली की ही है। ये स्टेडियम है जिसमें मूर्तियां लगी हैं। ये स्टेडियम इटली के तत्कालीन तानाशाह मुसोलिनी के समय पर बनाया गया और इसका नाम रखा गया मुसोलिनी स्टेडियम। तीसरी तस्वीर रूस के तानाशाह बोल्शेविक क्रांति के बाद सत्ता में आए स्टालिन के नाम पर बने स्टालिन स्टेडियम की तस्वीर है। ये स्टालिन स्टेडियम, देखिए बड़ा नहीं हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा। ये स्टालिन स्टेडियम स्टालिन के जिंदा रहते, सत्ता में रहते बनाया गया था। उन्होंने इसका शुभ आरंभ किया था। चौथी तस्वीर सद्दाम हुसैन साहब के नाम पर बने स्टेडियम की, जो गलत निकाल दिया गया हमारे जनार्दन कुमार जी ने। ये देखिए, ये स्टेडियम सद्दाम हुसैन जी के स्टेडियम, जिसकी तस्वीर ये लोड नहीं कर पाए। और उसके बाद वर्तमान में नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किंग वोंग टू ने अपने नाम पर स्टेडियम बनाया। उन्होंने खुद ही उसका शुभ आरंभ किया। इनकी सुंदर तस्वीर आप जानते ही हैं। और सद्दाम हुसैन साहब, ये सब तानाशाह थे। और अब आता है लोकतांत्रिक देश हमारा मुल्क भारत में पिछले दिनों उद्घाटित किए गए स्टेडियम, जिसका नाम हमारे यशस्वी हर दिल अजीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। हैरानी की बात यह है, ये अहमदाबाद में बना स्टेडियम, जिसके पुनर्निर्माण के बाद देश के राष्ट्रपति महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी ने लोकार्पित किया देश को। इसका पहले नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर पटेल स्टेडियम था। इसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। यहां से शुरू होती है मेरी आज की बात, आत्ममुग्धता और आत्ममुग्धता के खतरे। ये देखिए एक तस्वीर और मन की बात। मन की बात प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है। हर महीने एक रविवार को वो देश की जनता को संबोधित करते हैं और अपने मन की बात कहते हैं। मेरे शब्दों में गौर कीजिएगा, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के कार्यक्रम की शुरुआत की और वे इसमें अपने मन की बात जनता को कहते हैं। एक तस्वीर आपको और दिखाता मित्रों, एक सेकंड के लिए। अब मैं आपको एक ऑडियो सुनाने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है, मुझे आज कनेक्शन पर भरोसा नहीं लग रहा है कि ये ऑडियो भी आप अच्छी तरह सुन पाएंगे। उसके बाद मैं आत्ममुग्धता के खतरों की बात करूंगा। ये ऑडियो सुनिएगा।
ये मुझे व्हाट्सएप में मिला। व्हाट्सएप में ये आजकल बहुत चल रहा है, मल्टीपल टाइम फॉरवर्डेड है, इसलिए केवल एक बार ही आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, 5 लोगों को भी नहीं। इससे आप समझ सकते हैं ये कितना सुना जा रहा है। नमस्कार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से घबराना नहीं है। इसका भी वही बचाव है जो कोविड का है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सरकार को आपकी बहुत चिंता है। महंगाई एक बीमारी है, इससे बचें। खाना कम खाएं, कपड़े फटे पुराने पहने और हो सके तो कहीं पर भी पैदल ही जाएं। ईंधन वाले वाहनों का प्रयोग ना करें। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, सरकार से नहीं। आपने सुना कितना लोग इसको सुन रहे हैं, कितना लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। मल्टीपल टाइम फॉरवर्डेड मैसेज है फेसबुक व्हाट्सएप में, जिसमें कि वाचक कह रहे हैं कि महंगाई से कैसा लड़ा जाए। अब मैं आता हूं अपने मूल प्रश्न पर, आज के टॉपिक पर, कि क्या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी आत्ममुग्धता के शिकार हो चले हैं। जैसा मैंने पहले कहा, ये गंभीर प्रश्न है। ये किसी का क्रिटिसिज्म नहीं है, किसी का विरोध नहीं है। इसे हल्के में मत लीजिएगा, ना इसे विचारधाराओं के बाहर से दब कर सुनिएगा, ना ही इसे हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के विरोध में समझने की भूल कीजिएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर एक व्यक्ति विशेष से संदर्भित नहीं है, बल्कि देश की 130 करोड़ जनता के सरोकारों से इसका सीधा वास्ता है। आत्ममुग्धता का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो स्वयं की सोचता हो, स्वयं के बारे में सोचता हो, अपने कार्यों की स्वयं प्रशंसा करता हो, उससे अभिभूत हो। अंग्रेजी में इस अवस्था को सेल्फ ऑब्सेशन कहा जाता है। मुझे दोस्तों आजकल पता नहीं क्यों कर ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस सेल्फ ऑब्सेशन या आत्ममुग्धता के शिकार हो गए हैं। इस पर चर्चा करने से पहले, मुझे ऐसा क्यों लगता है, इस बात पर चर्चा करने से पहले चला प्रधानमंत्री जी के कामकाज की, उनकी शैली की कुछ बात की जाए, ताकि मैं अपनी बात को ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के साथ समझा सकूं, ज़्यादा पारदर्शिता के साथ आपके समक्ष रख सकूं। शुरुआत वजीर आजम साहब की प्रति माह दिए जाने वाले कार्यक्रम मन की बात से करता हूं। 3 अक्टूबर 2014 को इस कार्यक्रम की, आप सबको मालूम है, शुरुआत हुई थी और अब तक इसकी 73 किश्तें आ चुकी हैं। यानी 73 बार बजरिए ऑल इंडिया रेडियो प्रधानमंत्री देश की आवाम के साथ मन की बात कर चुके हैं। अपने मन की बात स्मरण रहे। पहली बार जब उन्होंने मन की बात के कार्यक्रम की शुरुआत की थी तो मुझ सरीखे करोड़ों देशवासियों ने यह समझा कि प्रधानमंत्री जी जनता के मन की बात करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, और इसका प्रमाण है कि शुरुआती दौर में इस प्रोग्राम की टीआरपी सबसे अधिक पाई गई। अपने पहले मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने खादी के कपड़ों को पहनने का आह्वान किया था और स्वच्छ भारत अभियान की चर्चा की थी। इसके बाद से ही वे विविध विषयों पर अपने मन की बात लगातार करते आ रहे हैं। जनता के मन की बात नहीं, उनके कार्यक्रम की टीआरपी इसी कारण, गौर कीजिएगा, इस कार्यक्रम की टीआरपी इसी कारण घटती जा रही है। 2014 में मित्रों एक सर्वे कराई गई थी जिसके अनुसार 66.7% जनता को मन की बात बहुत सुहा रही थी। 2020 आते आते ये परिदृश्य बदल गया। 30 अगस्त 2020 यानी कि कोरोना के चरम संक्रमण काल के बीच में इस कार्यक्रम के 68वें एपिसोड का वीडियो जैसे ही भाजपा के यूट्यूब चैनल में लोड किया गया, ये मैं आधिकारिक तौर से कह रहा हूं, आप इसे देख सकते हैं। 69वें एपिसोड का वीडियो जैसे ही लोड किया गया, कुछ ही समय में 50,000 लोगों ने उसे डिसलाइक कर दिया और आप सब
आज के दौर में जानते हैं डिसलाइक का बटन क्या कहलाता है। नकार दिया इस वीडियो को। गोदी मीडिया ने इसे खबर नहीं बनाया। चिल्ला चिल्ला कर बोलने वाले गोस्वामियों ने, देवगनों ने, और बहुत सारे हैं, गोदी मीडिया या चारणी मीडिया कहना सही है, इसे खबर नहीं बनाया। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, संपूर्ण यूट्यूब में नापसंद किए जाने वाले वीडियोस में आज की तारीख में मन की बात का 69वां एपिसोड नंबर 1 स्थान रखता है। आज तक इसे 12 लाख 1 मिलियन से ज्यादा डिसलाइक मिल चुके हैं। इस कार्यक्रम का जब 50वां वीडियो आया, एपिसोड आया, प्रधानमंत्री जी के मन की बात आई, उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया था कि जनता को सबसे ज़्यादा पसंद क्या आ रहा है। जनता को पसंद आ रहा है कि जब प्रधानमंत्री जी सेल्फी विद डॉटर की बात करते हैं, इनक्रेडिबल अतुल्य इंडिया की बात करते हैं, फिट इंडिया की बात करते हैं, यंग इंडिया की बात करते हैं। 60वें एपिसोड के बाद अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर प्रकाशित की कि प्रधानमंत्री जी इंडिया और नेशन शब्दों का सबसे ज़्यादा उल्लेख करते हैं और उन्होंने 60th एपिसोड आने तक 73 बार पानी का, वाटर का जिक्र किया, 30 बार वो यूथ पर बोले और 54 बार उन्होंने यंग शब्द का प्रयोग किया। आप सोच रहे होंगे मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि 60वें एपिसोड, अभी तक 73 आ चुके हैं, 60वें एपिसोड तक प्रधानमंत्री जी देश की इकोनॉमी के बारे में या इकोनॉमी शब्द का उपयोग उन्होंने मात्र 8 बार किया था। इस जानकारी से जो मैं आपको बता रहा हूं, यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी उन्हीं मुद्दों पर बोलते हैं जो उन्हें सुहाते हैं। वे उन मुद्दों पर बात करने से बचते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, उनकी जनता सुनना चाहती है। इसलिए यह कार्यक्रम जनता के मन की बात ना होकर मेरी दृष्टि में मन की बात है। जनता उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री जी को सुनना चाहती है जिससे वो त्रस्त हैं। आप और हम, मैं और आप सब त्रस्त हैं। उदाहरण के लिए बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था, दिनों दिन बढ़ रही महंगाई, महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार, किसानों का आंदोलन, किसानों से जुड़े मुद्दे। लेकिन इन पर प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कार्यक्रम में नहीं बोलते हैं। शायद उनको ये खास महत्व के ना लगते हों, या फिर प्रधानमंत्री जी यह महसूसते हैं कि उनके मन की बात ही देश के मन की बात है। यदि मित्रों ऐसा है तो वे आत्ममुग्धता के शिकार हैं। मैं आपको इतिहास से उदाहरण देकर समझाता हूं। 1971 में पाकिस्तान के 2 फाड़ करने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी इसी बीमारी से ग्रस्त हो चली थी। इंदिरा जी ने जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में बांटने में सफलता पाई और 90,000 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का आत्मसमर्पण करवा दिया, उसके बाद किसी ने उन्हें माँ दुर्गा कह पुकारा तो बहुत सारे कोरस में गाना गाने लगे, इंदिरा इज़ इंडिया, इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा ही भारत है, भारत ही इंदिरा है। इंदिरा जी पर यह नारा उनके दिमाग में और दिल में सर चढ़ के बोलने लगा। उन्होंने सन 71 के आम चुनावों में एक और जुमला उछाला। आप आजकल जुमला शब्द समझते हैं, बहुत उछलने लगे हैं। उन्होंने भी एक जुमला उछाला था, गरीबी हटाओ, और इस गरीबी हटाओ के जुमले के चलते वो भारी बहुमत से लोकसभा के चुनाव जीत कर वापस सत्ता में आ गई। यानी इंदिरा जी का जुमला सुपरहिट रहा था। अब तब से अब तक अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप प्रसन्न चित्त होंगे कि इंदिरा जी ने जो गरीबी हटाओ की बात कही थी, गरीबी निश्चित तौर पर हटी है, कम हुई है। आपको लगेगा सरकारी आंकड़ों से। हकीकत मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, गरीबी बढ़ी है, गरीब और गरीब हुआ है, अमीर और अमीर होता गया है। हैव और हैव नॉट्स के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। इतनी बढ़ती जा रही है कि खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर देश, ऐसा देश जिसके अनाज गोदामों में
एक बरस में जितना अनाज चाहिए उससे 5 गुना अनाज जमा रहता है। वहाँ भूख से लोग मरते हैं, वहाँ के किसान आत्महत्या करते हैं और वहाँ का ही एक कुबेर अपनी पत्नी को उसके जन्मदिन पर एक सुपर जेट गिफ्ट करता है 300 करोड़ के करीब का, और अपनी पत्नी और परिवार के लिए विश्व का दूसरा सबसे महंगा घर बना देता है उस देश में, जिस देश में बड़ी प्रतिशत ऐसी है जिसके पास रहने के लिए झोपड़ी तक नहीं है। और सरकारी आंकड़े कहते हैं, और 1971 में इंदिरा जी ने आत्ममुग्धता की शिकार होकर कहा था कि गरीबी हटाओ, और उस जुमले के बाद वो सत्ता पर आ गई थी। अभी ऑक्सफोम संस्था की एक रिपोर्ट आई, उस ऑक्सफोम संस्था की रिपोर्ट मेरी बात की पुष्टि करती है। वो कहती है कि देश की 73% वेल्थ पर, संपदा पर 1% भारतीयों का कब्जा है। कौन है ये भारतीय? ये भारतीय वो हैं जिन्हें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी इन दिनों हम दो हमारे दो कहकर पुकार रहे हैं। उनका कब्जा 73% ऑफ कंट्रीज वेल्थ पर है। 2018 में वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक नाम की संस्था की एक रिपोर्ट आई थी जो बताती है कि वर्तमान में 7 करोड़ हिंदुस्तानी बेहद गरीब कैटेगरी, एक्सट्रीम पॉवर्टी में जीवन बिताने को अभिशक्त हैं। इनके पास एक वक्त का खाना मयस्सर नहीं होता है। लगभग 22% जनता बिलो दी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे है। लेकिन दोस्तों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस मुद्दे पर खामोश रहते हैं। वे जिस स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, फिर यंग इंडिया, इंडिया 1 की बात करते हैं, खादी पर चर्चा करते हैं, या फिर नेशन शब्द देश पर अपना फोकस बनाए रखते हैं, मेरी समझ से उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वे सारे विषय हैं जिन पर प्रधानमंत्री जी खामोश रहते हैं। इंदिरा जी ने सन 1971 में आत्ममुग्धता की शिकार होकर इस देश में आपातकाल लगा दिया था। आज तक हम उस आपातकाल से डरे सहमे राष्ट्र हैं। ऐसा लोकतंत्र हैं जो डरे रहते हैं कि कहीं कोई ऐसा आत्ममुग्धता का शिकार नेता दिल्ली की गद्दी में नकाबिज हो जाए जो दोबारा किसी बहाने, आंतरिक या बाहरी बहाने, देश में फिर आपातकाल लगा दे। अब देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि वर्तमान प्रधानमंत्री जी सेल्फ ऑब्सेशन, आत्ममुग्धता के शिकार होते नजर आ रहे हैं। लक्षण स्पष्ट हैं। जो भी सरकार की नीतियों से इन दिनों दोस्तों इत्तेफाक नहीं रखता, उसे देशद्रोही करार दिया जा रहा है। यूएपीए जैसे ड्रैकोनियन कानून के अंतर्गत सबकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, सबको जेल भेज दिया जा रहा है। संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों का हनन इस समय जमकर हो रहा है। इसे ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं उन मुद्दों पर बोलते हैं जिन्हें हम सुनना चाहते हैं। दरअसल वे सारे मुद्दे हैं जिन पर पिछले 7 बरस से केंद्र की सत्ता में काबिज सरकार हल कर पाने में, उनका निदान ढूंढ पाने में पूरी तरह फेलियर, विफल साबित हुई है। महंगाई को ले लीजिए, मैं ताज़ा उदाहरण बता रहा हूँ आपको, थोड़ा गंभीरता से मेरी बात सुनिएगा। ये किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं है। महंगाई को लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन की बात कहते हुए 1 मई 2016 में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। लक्ष्य रखा गया था 2019 तक 5 करोड़ ऐसे लोगों को जो बेचारे कोयले या लकड़ी से अपना भोजन बनाते हैं, धुआं से, पोल्यूशन से ग्रसित होकर खाना बनाते हैं, उन तक स्वच्छ ईंधन यानी कि कुकिंग गैस पहुंचाई जाए। ये उज्ज्वला योजना है जिसमें सरकार का दावा है 2021 आते आते इसके अंतर्गत 8.5 करोड़ परिवार आ चुके हैं। यानी ऐसे लोग जिनको कि 2016 से पहले कुकिंग गैस उपलब्ध नहीं थी, ऐसे 8.5 परिवारों को वर्तमान सरकार ने उपलब्ध करा दी है। गोदी मीडिया बहुत इस पर बोलता है, चिल्ला कर बोलता है। सच्चाई सुनिए जरा, लेटेस्ट। निश्चित ही ये योजना बड़ी कल्याणकारी योजना है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। एक तरफ वर्ष 2020 से सरकार ने
इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली गैस सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। डायरेक्ट टू अकाउंट योजना के अंतर्गत गरीबों के खाते में पैसा पहुंचना बंद हो गया है और दूसरी तरफ गैस सिलेंडर की कीमतों पर, कुकिंग गैस की कीमतों पर लगातार वृद्धि हो रही है। दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच, यानी कि इन 4-5 महीनों में 4 बार खाने की गैस के सिलेंडर का मूल्य बढ़ा है। ये कोई जानकारी नहीं है, आपको भी पता है, हम सब भोग रहे हैं। प्रति सिलेंडर यह मूल्य वृद्धि इन 4 महीनों में 225 रुपया प्रति सिलेंडर हो चुकी है। इसका सबसे ज़्यादा नेगेटिव असर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों पर पड़ा है, जो वापस लकड़ी और कोयले पर अपना खाना बनाने लगे हैं क्योंकि वे इस कीमत पर गैस खरीदने में असमर्थ हैं। ट्रेजेडी, त्रासदी देखिए, डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगे हैं, जिसके चलते माल भाड़ा बढ़ा है और माल भाड़ा बनने के चलते हर चीज़ महंगी हो गई है। दूसरी तरफ कोरोना काल में भारी स्तर पर जॉब कटिंग्स हुई, लोगों के रोजगार चले गए हैं, बिजनेस ठप हो गए हैं, अर्थव्यवस्था नीचे की ओर जा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जी की मन की बात में ये सारी बातें नहीं आ रही हैं। बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था का सच जो मैंने आपको उज्ज्वला योजना का बनाया, उससे भी ज़्यादा भयावह है। मैं इसलिए कहता हूं कि जनता के मन की बात करने के बजाय प्रधानमंत्री जी उन मुद्दों पर बात करते हैं, सतही मुद्दों पर बात करते हैं जो उनको सुहाते हैं। अब आप प्रश्न कर सकते हैं कि इस सबका सेल्फ ऑब्सेशन या आत्ममुग्धता से क्या लेना देना। वाजिब प्रश्न है। मुझे ऐसा बहुत पहले से महसूस होता आया है कि प्रधानमंत्री जी आत्ममुग्धता के शिकार हैं। शायद पीएम साहब और सरकार की नीतियों से मेरा इत्तेफाक ना रखना इस बात का कारण रहा हो। लेकिन जब देश के महामहिम, देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने पिछली 24 फरवरी के दिन अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर बने स्टेडियम के पुनर्निर्माण के बाद उसका लोकार्पण किया और बड़े व्हाट शुड आई से फिल्मी अंदाज में, जैसे ही नाम की पट्टिका, उद्घाटन पट्टिका से पर्दा हटा बटन दबाकर, तो सारे पत्रकार, मीडिया कर्मी, यहाँ तक कि वहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी आश्चर्यचकित रह गए। सरदार पटेल के नाम पर उस स्टेडियम का नाम यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। भाजपा का तर्क है, इस पर बहुत हो हल्ला मच रहा है। भाजपा का तर्क है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ढेर सारी संस्थाओं का नाम नेहरू जी और राजीव जी, इंदिरा जी के नाम पर रखा है। निश्चित तौर पर यह सच है, रोडों का नाम रखा गया, लेकिन ये इस देश की परंपरा है कि हमने अपने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, पूर्व राष्ट्रपतियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों आदि के नाम पर सड़कों का, स्टेडियम्स का, कई चीज़ों का नाम रखा। ऐसा लेकिन दोस्तों पहली बार हुआ है कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के नाम पर एक स्टेडियम का नाम रखा गया, और वो भी उस स्टेडियम का नाम जो पहले से ही लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर था। वही वल्लभ भाई पटेल जिन पर भाजपा ने यह आरोप लगाया, जिनके लिए कि कांग्रेस ने उनको उपेक्षित किया था और एक 3000 करोड़ की मूर्ति गुजरात में जिनके नाम पर लगाई गई, उनका नाम हटाकर प्रधानमंत्री जी का नाम रखने का क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है। मेरी दृष्टि में इसका कोई लॉजिक नहीं है, और वह भी तब जबकि इस स्टेडियम का नाम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के नाम पर करने से पहले ही इसी सरकार की, मोदी सरकार की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बाकायदा एक ऑर्डर जारी करके कहा था कि अब से स्टेडियम्स के, खेल परिसरों के नाम केवल खेल से जुड़े लोगों के नाम पर रखे जाएंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी एक अजीबोगरीब बात हुई थी। यहाँ एक मुख्यमंत्री हुआ करती थी जो इन दिनों राजनीतिक रूप से पूरी तरह विलुप्त हैं, हाशिए पर हैं, सुश्री मायावती जी। उन्होंने भी परंपरा की, उन्होंने तो अपनी ही मूर्तियाँ लगा दी, अपने ही नाम के पार्क बना डाले थे। लेकिन एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक देश की महान हस्ती के नाम को हटाकर अपने नाम पर या उनके नाम पर स्टेडियम, हो सकता है प्रधानमंत्री जी को पता ना हो सकता है, उनके नाम पर स्टेडियम रखा जाना बड़ा ही व्हाट शुड आई से दुर्भाग्यपूर्ण, आश्चर्यजनक है। और प्रधानमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई। अगर प्रधानमंत्री जी को पता नहीं था तो वो इसको चेंज भी करा सकते थे।
राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार की ये पहली घटना है और इस घटना के चलते प्रधानमंत्री जी के आत्ममुग्ध होने की मेरी आशंका बलवती हो गई है। इस आत्ममुग्धता का असर हमारे जनजीवन, हमारे लोकतंत्र पर प्रतिकूल तरीके से पड़ने की भारी आशंका मुझे हो रही है। और मेरी आशंका के पीछे एक इतिहास है जो मैंने आपको दिखाया था कि कितने इतिहास में कैसे कैसे दिग्गज शासक हुए हैं जिन्होंने अपने जीवित रहते, अपने सत्ता में रहते, अपने ही नाम पर बड़ी ही इत्तेफाक की बात है स्टेडियमों का ही निर्माण कराया था। जैसे 1933 में जर्मनी में तत्कालीन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने एक स्टेडियम अपने नाम पर बनाया, रूस के तानाशाह स्टालिन ने एक शहर स्टालिनग्राद अपने नाम पर बनाया और एक भव्य स्टेडियम भी अपने नाम पर बनाया था। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने 1930 में एक बड़े स्टेडियम का नाम खुद के नाम पर रखा और हालिया समय में 1980 में इराक के सद्दाम हुसैन ने एक विशाल स्टेडियम अपने नाम पर बनाया। और वर्तमान में कोरिया के शासक, नॉर्थ कोरिया के कुख्यात शासक किम सुंग टू ने अपने नाम पर एक विशाल स्टेडियम बनाया। सद्दाम हुसैन ने एक बड़ा जिम्नेजियम भी अपने नाम पर बनाया था। इतिहास के पन्ने पलटने से जो दृष्टांत दोस्तों सामने आते हैं, उससे क्या आपको नहीं लगता मेरा भय जायज है? डोंट यू थिंक सो दैट व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम सेइंग इज जेन्युइनली अ जेन्युइन कंसर्न? हम विश्व के एक सशक्त लोकतंत्र बनके इन 73, 74, 75 वर्षों में उभरे हैं। लोकतंत्र में बातें भी मेरे समझ से लोक के मन की होनी चाहिए, नीतियां भी लोक के मन की होनी चाहिए, लोक कल्याण की नीतियां बननी चाहिए। जिस तरीके से वर्तमान सरकार किसी कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन को इग्नोर करती नजर आ रही है, रिएक्ट करती नजर आ रही है, शिक्षण संस्थान जेएनयू, जामिया जैसे शिक्षण संस्थानों को लेकर जो रवैया है, नागरिकता कानून संशोधन को लेकर जो जिस प्रकार से आंदोलन चले और सरकार का रिएक्शन रहा, दिल्ली में दंगों के सच पर सरकार का जो रिएक्शन रहा, जिस प्रकार कई दंगाइयों पर जो एक धर्म विशेष के थे मुकदमे पर मुकदमे दर्ज हुए और दूसरे धर्म विशेष के दंगाइयों पर खुद को 100% निष्पक्ष, 200% निष्पक्ष कहने वाले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब ने कोई मुकदमे दर्ज नहीं कराए। और जिस प्रकार से आजकल हमें आशंका हो रही है कि लोकतंत्र की नींव समझे जाने वाले चारों स्तंभों में भारी विचलन आ गया है। जितनी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं वो बड़े विचलन की शिकार हो गई हैं। उस कारण क्या आपको नहीं लगता कि मेरी आशंका ये जायज़ है? मैं सोचता हूं अगर आप इस पर गंभीरता से विवेचना करेंगे, बगैर किसी पार्टी विशेष के समर्थक हुए, केवल लोकतंत्र को सामने रखते हुए, हमारे इतिहास को सामने रखते हुए, इस डेमोक्रेसी के हित में सोचते हुए अगर मेरी बातों पर गंभीरता से चिंतन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा संभव है, क्योंकि इतिहास में भी इस आत्ममुग्धता के चलते तानाशाही के दौर आने के दृष्टांत हैं। हालांकि मैं हृदय से उम्मीद करता हूं कि ये सब मेरा भ्रम हो, मेरी निगेटिविटी हो। उम्मीद करता हूं कि मेरी सारी आशंकाएं गलत हों। आशा ही जीवन है, हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। लेकिन फिर भी आपसे अनुरोध है कि जो बातें मैंने कही हैं उन पर ज़रा गंभीरता से विचार अवश्य कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।